स्वागत है इस नई वीडियो में। और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक मार्केट किसे बोलते हैं और स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट होती है और किस तरीके से अकाउंट जो है ओपनिंग होती है और कैसे बाइंग सेलिंग चलती है। तो उसके रिगार्डिंग हम स्टॉक मार्केट में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टॉक मार्केट का रूल, सबसे पहले आपने एक नाम सुना होगा, वॉरेन बफेट। वो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो देयर आर टू रूल्स। दो रूल्स बताए उन्होंने। सबसे पहला रूल बताया कि नेवर लूज योर मनी, मतलब आपको कभी भी अपना पैसा ख़त्म नहीं करना, मतलब एक तरीके से हारना नहीं है, लॉस नहीं होना है बिल्कुल भी। और दूसरी बात, डोंट फॉरगेट द रूल नंबर 1, मतलब सेम, कि मतलब पैसा लॉस नहीं करना है। ये वॉरेन बफेट जी का कहना है। वॉरेन बफेट एक बहुत बड़े इन्वेस्टर रहे हैं जिन्होंने बहुत स्टॉक मार्केट के थ्रू बहुत पैसा कमाया है, एंड ही इज़ द नंबर 1 राइट नाउ ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो ये थी पहली बात वॉरेन बफेट जी की। अब आगे बढ़ते हैं हम और बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में, कि स्टॉक मार्केट किसे बोलते हैं। तो स्टॉक मार्केट refers to the collection of market and exchange where the issuing and trading of equities, stock of publicly held companies, bonds and other sort of security take place either through formal exchange or over the counter markets। तो होता क्या है स्टॉक मार्केट में यहाँ पर हम मार्केट के अंदर आते हैं और एक एक्सचेंज का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर ट्रेडिंग होती है। मान लीजिए कोई भी कंपनी है, जैसे कि हम रिलायंस की बात करेंगे, तो अगर हमें रिलायंस के शेयर्स खरीदने हैं तो वहाँ किसी एक्सचेंज का सहारा लेके, चाहे वो एनएससी के थ्रू या पीएससी के थ्रू, हम उनके जो है एनएससी पे और पीएससी पे लिस्टिंग होने के बाद रिलायंस का, तो वहाँ से हम शेयर्स खरीदते हैं। वो कभी शेयर्स खरीदते हैं तो कभी बॉन्ड्स खरीदते हैं, कभी सिक्योरिटीज़ खरीदते हैं। वो काउंटर जो होता है वो एक उसी तरीके से स्टॉक मार्केट का एक रेफरेंस है वो। Also known as the equity market, the stock market is one of the most vital component of free market economy as it provides companies with access to capital in exchange for giving investor a slice of ownership। तो उसे हम एक तरीके से इक्विटी मार्केट भी बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पर हम शेयर्स को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट जो बहुत ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, जहाँ पर फ्री एक तरीके से मार्केट के अंदर या इकोनॉमी के अंदर हम उसे वहाँ पर शेयर्स खरीदते हैं और उन्हें बेचते हैं। तो वो हमें एक अच्छे से ये भी बताता है कि किसी कंपनीज के डेटा कैसा है, कैसी कंपनीज है, उसका ईपीएस क्या है, अर्निंग पर शेयर क्या है, उसके बारे में एक तरीके से हमें वो बताता है। और साथ ही साथ हमें ये बताता है कि अगर हम शेयर्स खरीदते हैं तो हम उस कंपनी की ओनरशिप कैसे खरीद सकते हैं। मतलब ओनरशिप है, मान लीजिए एक शेयर 1000 रुपये का है रिलायंस का, मान लीजिए, तो रिलायंस का 1000 रुपये का शेयर अगर हम एक शेयर खरीदते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ ओनरशिप है हमारे रिलायंस के अंदर। अगर वहीं पर हम मान लीजिए 10-15 लाख रुपए के शेयर्स खरीदते हैं तो वो ओनरशिप हमारी थोड़ी बढ़ जाती है। आपने सुना होगा कि हालांकि शेयर्स बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि इक्विटी शेयर्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए। इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं कि अगर कंपनी वाइंड अप हो रही होती है, सबसे पहले जो इक्विटी शेयर्स होल्डर होते हैं उनके पैसे को वापस करा जाता है और उनके हाथ में एक वोटिंग राइट भी होता है। अगर मान लीजिए आपके पास शेयर्स है कंपनी के, तो आप वोटिंग राइट भी, अपने वोटिंग राइट्स का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी कोई रेजोल्यूशन पास करने वाली है, तो उस रेजोल्यूशन में के लिए आप अपनी वोटिंग्स कर सकते हैं कंपनी के अंदर, और उस रेजोल्यूशन के फॉर में या अगेंस्ट में आप अपना वोट कर सकते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं। स्टॉक मार्केट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कंपनीज टू रेज मनी। This allows businesses to be publicly traded or raise additional capital for expansion by selling share of ownership of the company in public market। तो हालांकि एक्चुअली क्या होता है कि अगर स्टॉक मार्केट के बेस में मान लीजिए आप शेयर्स खरीदते हैं तो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से कंपनीज के लिए सोर्स है जहाँ से कंपनी जो है पैसा रेज कर रही है। अब मान लीजिए आप कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, 100 रुपये पे खरीदते हैं, अगर वो कंपनी के शेयर से 120 पे चले जाते हैं तो आप उसे बेच देते हैं, तो नॉर्मली आपको 20% का एक तरीके से प्रॉफिट हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं कंपनीज जो है वो एक तरीके से पैसा भी यहाँ पर रेज करती है थ्रू स्टॉक मार्केट, ठीक है। अब दूसरी बात करेंगे यहाँ, दिस अलाउ बिजनेस टू बी पब्लिकली ट्रेडेड। एक तरीके से अगर बिजनेस, जैसे कि कोई भी,
जैसे रिलायंस कंपनी है, उनका आईपीओ आया। आईपीओ एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है, तो वो आईपीओ लिस्ट हुआ एनएससी पे, बीएससी पे, तो वहाँ पर एक तरीके से पब्लिक लोग ट्रेड करना शुरू करते हैं, बाय करते हैं, सेल करते हैं। मान लीजिए किसी ने 100 पे खरीदा, 120 पे बेच दिया, तो 120 वाला प्रॉफिट लेके निकला, यानी कि 20 रुपए का 20% का प्रॉफिट लेके निकला। वहीं पर कोई 120 पे खरीदता है, फिर उसका वेट करता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, कभी शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, तो वहाँ पर पब्लिक जो है ट्रेड करना शुरू करती है और रेजेज एडिशनल कैपिटल फॉर एक्सपेंशन बाय सेलिंग शेयर्स ऑफ ओनरशिप ऑफ द कंपनी इन पब्लिक मार्केट। तो एक तरीके से वो कंपनी का एक्सपेंशन होता है उस तरीके से, अगर बाइंग सेलिंग चल रही है वहाँ पर, तो वहाँ पर कंपनी का जो एक्सपेंशन होता है वो चांसेस बहुत अच्छी होती है, इसलिए स्टॉक मार्केट उस चीज़ को एक्सपेंशन में थोड़ा हेल्प आउट करता है कंपनीज को। एन इकोनॉमी वेयर द स्टॉक मार्केट इज ऑन द राइज इज कंसिडर्ड टू बी एन अप एंड अपकमिंग इकोनॉमी। तो मतलब जहाँ पर एक इकोनॉमी, जहाँ पर स्टॉक मार्केट की राइज को बताया गया है कि अगर स्टॉक मार्केट के थ्रू बाइंग सेलिंग हो रही है, तो उसे कंसिडर करा जाता है कि वो एक ऑनगोइंग रहेगा और शायद आने वाली इकोनॉमी और अच्छी हो सकती है उसके बलबूते पे। अब इंडियन स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे, तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग इन इंडियन स्टॉक मार्केट टेक प्लेस ऑन 2 स्टॉक एक्सचेंज। तो हमारे पास 2 एक्सचेंज है। अगर हम सबसे पुरानी एक्सचेंज की बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएससी, और दूसरा अगर हम बात करें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी। ये 2 एक्सचेंज है हमारे पास जहाँ से हम बाइंग सेलिंग करते हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे। इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है 1975 में हुआ था। पहले इसे जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड बोलते थे फॉर्मली। इट इज एशियाज फर्स्ट एंड फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन वर्ल्ड विद द स्पीड ऑफ 6 माइक्रो सेकेंड्स एंड वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग एक्सचेंज ग्रुप। तो एशिया का सबसे पहला और सबसे फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज बताया जाता है बीएससी को, ठीक है, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। और ये एक तरीके से लीडिंग भी बताया जाता है ग्रुप्स के अंदर। अगर एक्सचेंज की बात करें एशिया के अंदर, तो सबसे पहले नंबर पे इसे बताया जाता है। टुडे बीएससी प्रोवाइड एन एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट मार्केट फॉर ट्रेडिंग इक्विटी, करेंसी, डेप्थ इंस्ट्रूमेंट एंड डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा। तो बीएससी आज जो बीएससी पे है, एक तरीके से वहाँ पर आप इक्विटी शेयर्स खरीद सकते हैं, करेंसीज में ट्रेड कर सकते हैं आप डेप्थ इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनमें ट्रेड कर सकते हैं, डेरिवेटिव्स में कर सकते हैं, और म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं। ये अलग अलग टॉपिक के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो पहले इतना समझेंगे कि बीएससी पे आप क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं। इट हैज़ अ ग्लोबल रीच विद कस्टमर अराउंड द वर्ल्ड एंड द नेशन वाइड प्रेजेंस। बीएससी सिस्टम एंड प्रोसेस आर डिजाइंड टू सेफगार्ड मार्केट इंटीग्रिटी, drive the growth of Indian capital market and stimulate innovations and competition across all market segments। तो हालांकि अगर हम बीएससी की बात करें तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड इसको काफ़ी मान्यता मिली हुई है, और यहाँ से एक तरीके से एक आसानी से हम जो है स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। और एक ये सर्टिफाइड है एक तरीके से, सेबी के अंदर बिल्कुल एक तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है इनका। तो यहाँ पर कोई भी घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। National Stock Exchange is the leading stock exchange in India and the fourth largest in the world by equity trading volume 2015 according to the World Federation of Exchange। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है अगर उसकी बात करें तो वो पूरे इंडिया में सबसे नंबर 1 बताया जाता है एंड द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में अगर बात करें तो 4th नंबर में बताया जाता है वॉल्यूम के बेस में। 2015 में ऐसी बात कही गई थी अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज। NSE has a fully integrated business model comprising our exchange listing, trading services, clearing and settlement services, indices, market, data feeds, technology solution and फाइनेंशियल एजुकेशनल ऑफरिंग। तो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर काम होता है। एक्सचेंज के अंदर लिस्टिंग्स होती है, ट्रेडिंग सर्विसेज के बारे में बताया जाता है, बिल्कुल वहाँ पर ट्रेडिंग सर्विस की आपको सर्विसेज मिलेगी, आपको क्लियरिंग के बारे में पता लगेगा, आपको सेटलमेंट सर्विसेज के बारे में पता है, इंडिसेस के बारे में। इंडिसेस के बोले तो निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी 100 हो गया, और फिर बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेस हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गए। इन सब इंडिसेस के बारे में, मार्केट के बारे में बताया जाता है। और टेक्नोलॉजी
कौन कौन सी टेक्नोलॉजी और किस तरीके की फाइनेंशियल एजुकेशन ऑफरिंग सारी की सारी एनएससी करते हुए नजर आपको आएगी। NSE is a pioneer in technology and ensure the reliability and performance of its system through a culture of innovation and investment in technology। यहाँ पर एक तरीके से ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा जाता है जो बहुत ही रिलायबल है और उसका अपना एक अलग सा परफॉर्मेंस है। जैसे कि मैंने बताया कि वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो वॉल्यूम बेसिस पे हम 4th नंबर पे आते हैं एज पर वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज। तो ये थी NSE की बात। आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। तो अब यहाँ पर बात आती है कि कैसे इन्वेस्ट करा जाता है और किस टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए और हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। तो यहाँ पर कहा गया है कि द 4 मोस्ट डेंजरस वर्ड्स इन इन्वेस्टिंग आर दिस टाइम, इट्स डिफिकल्ट। हम अक्सर ये बात करते हैं कि क्या ये वाकई सही टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। अगर हम मैं निफ्टी की बात करूं तो ऑलरेडी 19,000 के करीब निफ्टी चल रही है अभी। और बैंक निफ्टी की बात करें तो ऑलमोस्ट 42,800-700 के करीब बैंक निफ्टी भी चल रही है। सेंसेस काफ़ी गिरा हुआ है। तो क्या बट अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। यहाँ पर अगर 200 400 500 पॉइंट की गिरावट है निफ्टी के अंदर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो लोगों का कहना होता है क्या ये सही टाइम है यहाँ पर इन्वेस्ट करने का, या वी शुड वेट फॉर सम टाइम कि मार्केट करेक्ट हो, मार्केट गिरे उसके बाद। एक्चुअली जो लोग ये सोचते हैं ना कि ये सही टाइम नहीं है, वो हमेशा सोचते ही रह जाता है, क्योंकि मार्केट बढ़ती चली जाती है। अगर मैं आपको 2020 के बारे में बताऊं तो मार्केट 8,000 से 10,000 के बीच में थी निफ्टी, और आज मार्केट जो है 19,000 के बीच में है। तो 2 साल के अंदर जिस तरीके का एक्सपेंशन हुआ है, जिस तरीके का ग्रोथ आया है मार्केट के अंदर, जिस तरीके से IPOs आए हैं और बिजनेस में फंडामेंटल्स अच्छे होते हुए नजर आए हमें, तो जो लोग ये सोचते हैं कि मार्केट के अंदर ये टाइम जो है सही नहीं है इन्वेस्ट करने का, वो लोग सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट। तो किस तरीके की कौन कौन सी टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है शेयर मार्केट की, सबसे पहले उसकी बात करेंगे। There are many types of investment and investing styles to choose from. Mutual funds, ETFs, individual stocks and bonds, close-ended mutual funds, real estate, various alternative investment and owing all or part of a business are just a few example. तो यहाँ पर जैसे कि टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो म्यूचुअल फंड्स हो गए, आपके ETFs हो गए, कोई इंडिविजुअल स्टॉक्स हो गए किसी कंपनी के जो आप खरीदना चाहते हैं, या फिर बॉन्ड्स हो गए, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स हो गए, रियल स्टेट का बिजनेस हो गया। तो इस तरीके की बहुत सारी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट के अंदर होती है। तो स्टॉक क्या होता है? A stock is a type of security that signifies ownership in a corporation and represent a claim on a part of a corporation assets and earning। तो एक्चुअली एक स्टॉक क्या होता है, मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है, और वो कंपनी का स्टॉक मैंने खरीदा हुआ है। जब मैं खरीदूंगा तो शेयर्स खरीदूंगा। स्टॉक अलग चीज़ है और शेयर अलग चीज़ है। स्टॉक हम एक स्पेसिफिकेशन देते हैं कि हम उस कंपनी के अंदर अपनी ओनरशिप बना रहे हैं, एक उस कॉर्पोरेशन के अंदर हमारी उसकी एसेट्स क्या है, उसकी अर्निंग्स क्या है, उसके बारे में हमें पता लगता है, उसे स्टॉक्स बोलते हैं। जैसे कि रिलायंस, फिर रिलायंस के हमने शेयर्स खरीदने हैं, तो वो डिफरेंट चीज़ है। और स्टॉक की बात करें तो वो अलग चीज़ है, जैसे कि रिलायंस। तो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ स्टॉक्स। एक तो कॉमन स्टॉक्स होता है और एक प्रीफर्ड स्टॉक्स होता है। तो कॉमन स्टॉक्स जो होता है, कॉमन स्टॉक यूजली entitles the owner to vote at the shareholder meeting and to receive dividend। और प्रीफर्ड स्टॉक क्या होता है, जनरली डज नॉट हैव वोटिंग राइट्स बट हैज अ हायर क्लेम ऑन एसेट्स एंड अर्निंग देन द कॉमन शेयर्स। अब बात करते हैं कॉमन स्टॉक्स की। कॉमन स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जहाँ पर ओनर को, मान लो जो ओनर है उस, जैसे शेयर होल्डर्स होते हैं उनको मीटिंग्स का राइट होता है, वोटिंग का राइट्स होता है, ठीक है, वोटिंग दे सकते हैं वो, और वो डिविडेंड लेते हैं। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड उसे कहते हैं हम कि मार्केट ने, मान लीजिए मार्केट का ग्रोथ हुआ 40-60% का जो है ग्रोथ हुआ, तो मार्केट कंपनी क्या करते हैं उस बेस पे अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रोवाइड करती है कि पर शेयर के बेस पे आपको इतना डिविडेंड मिलेगा। तो वो हर साल जो है ग्रोथ लेवल बढ़ता रहता है कंपनी का। अब प्रीफर्ड स्टॉक क्या होता है, उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होता है, बट
उनके पास एक हायर क्लेम होता है एसेट्स के ऊपर और अर्निंग्स के ऊपर एज कम्पेयर टू कॉमन शेयर्स। ठीक है, कॉमन स्टॉक्स जो होता है उनसे अच्छा जो हायर क्लेम है एसेट्स और अर्निंग के ऊपर, वो प्रीफर्ड स्टॉक्स को मिलता है। तो ये थी दो चीज़ें। अब बात करेंगे बॉन्ड की। बॉन्ड इज अ फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट इन विच एन इन्वेस्टर loans money to an entity, typically corporate या government, which borrows the fund for a defined period of time at a variable or fixed interest rate। तो बॉन्ड क्या होता है? एक फिक्स इन्वेस्टमेंट इनकम इन्वेस्टमेंट होती है जहाँ पर इन्वेस्टर क्या करता है, इन विच इन्वेस्टर लोन्स मनी टू एन एंटिटी, मतलब एक इन्वेस्टर जो है किसी एंटिटी यानी किसी कॉर्पोरेट को या गवर्नमेंट को लोन देता है, और वहाँ से जो बोरोवर्स है, जो खरीद मतलब वो एंटिटी ले रहा है, वो लोग को उसके टाइम पीरियड के बेस पे कुछ फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है, उसे हम बॉन्ड बोलते हैं। तो बॉन्ड्स आर यूज बाय कंपनीज, म्यूनिसिपैलिटीज, स्टेट्स एंड सॉवरेन गवर्नमेंट टू रेज मनी एंड फाइनेंस अ वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज। तो बॉन्ड्स के थ्रू जो है, बॉन्ड्स जो है कंपनीज के पास होता है, म्यूनसिपलिटीज के पास होता है, स्टेट्स के पास होता है, सॉवरेन गवर्नमेंट के पास होता है। उससे क्या करते हैं, वो पैसा रेज करते हैं और उस पैसे को मार्केट में उतारते हैं ताकि एक इनफ्लो और आउटफ्लो मार्केट के अंदर बना रहे, और उसके थ्रू वो पैसा कमाते हैं, और जहाँ से वो पैसा लेते हैं वहाँ पर वो इंटरेस्ट रेट जो है प्रोवाइड करते हैं। तो bonds are used by companies, municipalities, states and so on to raise money and finance in a variety of project and activities. Same thing, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड is an investment vehicle made up of a pool of money collected from many investors for a purpose of investing in securities such as stocks, bonds, money market instruments and other assets। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है या ऐसी गाड़ी समझ लीजिए जहाँ पर पैसा जमा करा जाता है, कहाँ से? इन्वेस्टर से। किस लिए? ताकि उन्हें इन्वेस्ट करा जा सके, कहाँ पर? स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, मनी मार्केट में, या फिर कोई और एसेट्स में, उसे हम म्यूचुअल फंड्स बोलते हैं। म्यूचुअल फंड्स आर ऑपरेटेड बाय प्रोफेशनल मनी मैनेजर्स who allocate the funds investment and attempt to produce capital gains and income for the fund investors। तो म्यूचुअल फंड जो होता है वो एक प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं उनके, ठीक है, जो उन्हें ऑपरेट करते हैं। उनको बहुत अच्छी डिटेल्स पता होती है मार्केट के बारे में। वो एलोकेट करते हैं उस फंड को, इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वहाँ से एक कैपिटल गेन निकालते हैं, और निकालने के बाद उसको फिर मार्केट में, मतलब वहाँ से उनको प्रॉफिट भी होता है और उसे मार्केट में निकालते हैं। तो मार्केट के अंदर जो है लिक्विडिटी बनी रहती है, इससे कहीं ना कहीं उन्हें फ़ायदा होता है। A mutual funds portfolio is structured and maintained to match the investment objectives stated in its prospectus। तो मान लीजिए एक तरीके से अगर कोई म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो जो वहाँ के मैनेजर्स हैं उनका एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो होता है जिसमें वो बहुत ही अच्छे लेवल से उसे स्ट्रक्चर्ड और मेंटेन करके रखते हैं, ताकि उनका ये प्लान रहे कि कहाँ पर उन्हें अच्छे से प्रॉपर्ली उसे इन्वेस्टमेंट करना है, ताकि वहाँ से गेन भी कमाया जा सके, और जो लोग म्यूचुअल फंड्स में पैसा कमा रहे हैं उनको भी वापस रिटर्न करा जा सके बाद में। अब आते हैं तीसरे पे, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ETF। एन ETF और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इज अ मार्केटेबल सिक्योरिटी दैट ट्रैक्स एन इंडेक्स। इंडेक्स बोले तो निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी। एक कॉमोडिटी बोले तो सिल्वर, गोल्ड, इस तरीके से। बॉन्ड्स मैंने आपको बता दिया है। और अ बास्केट ऑफ एसेट्स लाइक एन इंडेक्स फंड अनलाइक म्यूचुअल फंड्स। एंड ETF ट्रेड्स ओनली अ कॉमन स्टॉक ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। मतलब एक तरीके से ETF किसे कहा गया है? एक एक्सचेंज फंड वो ट्रैक करता है इंडेक्स को, यानी कि निफ्टी 50 को, या आप मान लीजिए बैंक निफ्टी को या सेंसेक्स को। निफ्टी 50 क्या होता है और सेंसेक्स क्या होता है, बैंक निफ्टी क्या होता है, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले ये इन चीज़ों में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, कमोडिटीज़ में करते हैं, फिर तुम्हारे बॉन्ड्स में करते हैं, वहाँ पर पैसा लगाया जाता है, वहाँ से पैसा कमाया जाता है। ETF experience price changes throughout the day as they are bought and sold। ETF typically have higher daily liquidity and lower fees than mutual fund shares।
मेकिंग देम एन अट्रैक्टिव ऑल्टरनेटिव फॉर इंडिविजुअल इन्वेस्टर। हालांकि जिस तरीके की अगर म्यूचुअल फंड्स में जो जो अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है फीस जो है बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ETF। ETF बड़ा चीप होता है और वहाँ पर एक तरीके से आदमी इन्वेस्टर्स जो है कमा सकते हैं because it trades like a stock and ETF does not have its net asset value NAV नहीं होता है calculated once at the end of every day like a mutual fund does। मतलब म्यूचुअल फंड की तरह होता है जैसे कि मार्केट इंडिसेस में क्या है इंडेक्स में जो है ऊपर गया नीचे गया उसी के बेस पे ETF भी काम करता है। अब आ जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज एंड हाउ टू परचेज द स्टॉक। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे अ स्टॉक एक्सचेंज इज सिंपली अ प्लेस वेयर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैन बी ब्रॉट और सोल्ड। तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बोले तो शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, जिन्हें हम खरीदते हैं और बेचते हैं। They began simply as meeting place where investors gather to discuss companies and their shares and to trade shares। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर कंपनीज के हम शेयर्स खरीदते हैं और उन पर ट्रेडिंग शुरू करते हैं। As they become more formal, this meeting place became the trading floor of exchange, where trader made their deal face to face। तो यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज मान लीजिए NSE हो गया, BSE हो गया, यहाँ पर क्या होता है एक तरीके से जो ये वो लोग होते हैं ये जो जिनके थ्रू हम काम कर रहे हैं, मतलब ये लोग बीच का ब्रोकरेज उठाते हैं और ये फेस टू फेस मिलते हैं और ये लोग बाइंग सेलिंग वाला काम करते रहते हैं। टुडे मैनी ऑफ दिस एक्सचेंज फ्लोर्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रिक डीलिंग सिस्टम रन ऑन कंप्यूटर सिस्टम दैट नाउ ऑपरेट इन मेजर सिटीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। पहले क्या होता था कि ये चीज़ें जो है एक तरीके से ऑफलाइन चलती थी, ठीक है, फेस टू फेस होती थी, बट जिस तरीके जैसे जैसे ज़माना बढ़ता जा रहा है अब ये चीज़ें जो है ऑनलाइन हो गई है और बजाय मतलब फेस टू फेस के ये अब लोग बाग एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डीलिंग होती है इसमें। वर्किंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अ स्टॉक एक्सचेंज इज सिंपल अ प्लेस वेयर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैन बी ब्रॉट एंड सोल्ड। तो जैसे कि ये टोक्यो कंपनी हो गया, टोक्यो एक्सचेंज हो गया, फिर तुम्हारा लंदन एक्सचेंज हो गया, NYSE हो गया, फिर डच बोरिस हो गया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो लोग क्या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज में जाते हैं, वहाँ पर बायर जो है कैश में खरीदता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और सेलर जो है सेल करता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इस तरीके की लॉजिक है ये, जहाँ पर एक तरीके से बायर बाय कर रहा है और सेलर सेल कर रहा है, बीच में जो है स्टॉक एक्सचेंज है यानी कि NSE या BSE के बलबूते पे काम कर रहा है और ब्रोकर के बेसिस पे ये काम होता है। अब बात करते हैं हम परचेसिंग स्टॉक के बारे में कि किसी स्टॉक को हम कैसे खरीदें, क्या क्या उसका तरीका है। तो एक ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर्स का नाम आपने सुना होगा। ए ब्रोकर इज अ पर्सन हु इज लाइसेंस टू बाय एंड सेल स्टॉक्स, provide provide investment advice and collect a commission on each purchase or sale। Purchase stock on an organized exchange stock market, for example certified individual banks etc। Overall 3/4 of the all stock are bought and sold on an organized exchange। तो ब्रोकर एक ऐसा आदमी होता है जो लाइसेंस होता है, जिसे इस चीज़ का लाइसेंस मिला है कि वो बाय और सेल कर सकता है स्टॉक्स को। वो अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट एडवाइस भी प्रोवाइड करता है और वहाँ से वो कमीशन लेता है किस चीज़ के लिए, बाइंग और सेलिंग के लिए। तो परचेज स्टॉक एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, जैसे कि एक वो इंडिविजुअल एक ऐसा है, वो में भी एक सर्टिफाइड इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो बैंक्स भी हो सकते हैं या कोई अदर अथॉरिटीज़ भी हो सकती है। ठीक है, over मतलब over 3/4 of all stocks are brought and sold on a organized exchange। exchange मतलब यहाँ पर वही है NSE BSE तुम्हारी। organized exchange minimum requirement for a stock to ensure only reputable companies are used। each exchange has a limited number of seats available which broker firms purchase to give them the legal right to buy and sell stock on the exchange। एग्जाम्पल NSE स्टॉक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, फिर या न्यूयॉर्क एक्सचेंज ऑफ इंडिया, NASDAQ जिसे बोलते हैं। तो बेसिकली ऑर्गेनाइज एक्सचेंज उन्हें बोला जाता है जहाँ पर एक तरीके से बाइंग और सेलिंग होती है, जैसे कि हमारे BSE हो गया या NSE हो गया, उसी को हम ऑर्गेनाइज एक्सचेंज बोलते हैं। अब आते हैं कि डीमैट अकाउंट के बारे में बात करेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बात करेंगे। तो
डीमैट अकाउंट क्या होता है और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? बैंक अकाउंट, सेविंग, ट्रेडिंग अकाउंट, दिस इज स्टॉक ब्रोकर एंड दिस वेयर द स्टॉक आर केप्ट। तो अब मैं आपको बताता हूँ डीमैट में और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या डिफरेंस होता है। पहले तो एक हम हमारे पास अगर मान लीजिए हम किसी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमारे पास जो है एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, सेविंग बैंक अकाउंट। ठीक है, वो किसी भी बैंक का हो सकता है, वो HDFC का हो सकता है, ICICI बैंक का हो सकता है, किसी भी बैंक का हो सकता है, IDFC फर्स्ट बैंक का हो सकता है, RBL का हो सकता है, किसी भी बैंक का हो सकता है। अब पहली चीज थी बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट हमारे पास है। सेकंड चीज है ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट किसे बोलते हैं? स्टॉक ब्रोकर, यानी कि हमारे पास जियोदा है या फिर हमारे पास एंजल ब्रोकिंग है। ये लोग वो लोग होते हैं जो, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। और जब हम बाय और सेल कर देते हैं तो हमारा एक डीमैट अकाउंट खुलता है। उस डीमैट अकाउंट में हमारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारे स्टॉक्स को रखा जाता है। दिस इज वेयर द स्टॉक्स आर केप्ट, यानी कि शेयर्स को रखा जाता है। अगर मान लीजिए आप कल को वो ट्रेडिंग अकाउंट बंद भी कर देते हैं तो आपका जो डीमैट अकाउंट है वो डीमैट आपका तब भी जिंदा रहेगा, आपके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहेंगे। पहले क्या होता था कि पहले जो है एक पेपर के थ्रू जो है ट्रेडिंग हो जाती थी और आज आपने बाय करा 2-3 दिन बाद आपको स्टॉक्स मिलते थे। अब क्या है कि आप हैंड टू हैंड स्टॉक को खरीद सकते हैं और 2 डेज के अंदर अंदर वो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे और ट्रेडेबल हो सकते हैं। मान लीजिए आज स्टॉक खरीदा, कुछ पैनी स्टॉक्स को आज खरीदने के बाद आप आज ही नहीं बेच सकते उन्हें, क्योंकि उनमें इंट्राडे अलाउ नहीं होता है। ठीक है, बहुत छोटे छोटे स्टॉक्स होते हैं, 5-5, 10-10, 20-20% के उनमें सर्किट होता है। तो ऐसे में वहाँ पर आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो आपको ऐसे में क्या होता है कि आपके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट भी है, डीमैट अकाउंट भी है। इस तरीके से डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट, हमेशा याद रखें डीमैट अकाउंट उस अकाउंट को बोलते हैं जहाँ पर आपके स्टॉक को रखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। और ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जहाँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप यूज़ कर रहे हैं, जिस पे आप ब्रोकरेज भी दे रहे हैं, जिन्हें आप ब्रोकरेज दे रहे हैं। मान लीजिए आपने 10,000 की चीज़ खरीदी तो उस पर करीबन आप एक 30 STT टैक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। STT टैक्स हो गया आपका जो गवर्नमेंट को जाता है, यानी कि सर्विस ट्रांजैक्शन टैक्स। फिर आपका ब्रोकरेज होता है, जो ब्रोकरेज होता है वो जाता है आपके ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि स्टॉक ब्रोकर को। वहाँ से सिर्फ उनका कोई लेना देना नहीं, वो अपनी तरफ से कोई पैसा नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। मार्जिन अलग चीज़ हो गई कि वो आपको अपनी मार्जिन प्रोवाइड कर रहा है। आपके पास 20,000 रुपये है और इंटू 4x या 5x वो आपको मार्जिन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि 1 लाख रुपये होगा टोटल। 1 लाख रुपये का आप शेयर्स खरीदते हैं। अगर इंट्राडे के लेवल में आपके शेयर्स ऊपर चले गए, मान लीजिए आपने 100 में खरीदा और 105 चला गया, आपने बेच दिया, तो 105 में यानी कि 5% का आपको प्रॉफिट हो गया। तो उनकी जो चार्जेस है 75,000 के ऊपर या 80,000 के ऊपर, जो भी उन्होंने अपनी तरफ से दिया था, उस पर वो 0.03% का इंटरेस्ट काट के आपका प्रॉफिट आपके पास और उनका पैसा उनके पास। तो ट्रेडिंग अकाउंट वो होता है जहाँ पर स्टॉक ब्रोकर होता है, जैसे कि एंजल ब्रोकिंग, जियोदा, अपस्टॉक या कोई सा भी इस तरीके से, उसे ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं जहाँ पर आप ट्रेड करते हैं। ठीक है, और डीमैट अकाउंट वो होता है कि जब आप शेयर्स खरीद लेते हैं तो वो आपका स्टॉक वहाँ पर रखा जाता है। अब आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट पे, ट्रेडर्स की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि चार्ट के अंदर क्या है। ट्रेडर के अंदर 3 चीज़ें हैं: डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, स्टॉक मार्केट, बैंक अकाउंट। तो मतलब एक तरीके से मनी ट्रांसफर फ्रॉम बैंक अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट, वाइस वर्सा। तो यहाँ से बैंक अकाउंट से आपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा डाला। ठीक है, अब आपने यहाँ से फिर आपने बाय करा कोई भी स्टॉक, आपने जो है, ट्रेडर किसे बोलते हैं उसी की बात बता रहा हूँ। ट्रेडर वो होता है कि जो स्टॉक को बाय कर रहा है, और बाय करने के बाद वो शेयर्स कहाँ रखे जाते हैं? आपके डीमैट अकाउंट में। तो इस तरीके से ये काम होता है पूरा का पूरा कि बैंक अकाउंट से आपने पैसा अपना कहाँ पर डाला? ट्रेडिंग अकाउंट में डाला। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आपने स्टॉक्स खरीदे, स्टॉक्स कहाँ रखे जाएंगे? आपके डीमैट अकाउंट में। तो इसे एज अ ट्रेडर बोला जाता है। अब आ जाते हैं डीमैट में। डीमैट के बारे में, डीमैट अकाउंट के बारे में बात करेंगे। लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इजी ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, share split and bonus shares automatically credit to account, no tension of losing physical share certificates,
हासिल फ्री एंड कन्वीनियंस। मतलब डीमैट अकाउंट की मैंने बताया ना, डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जहाँ पर आपके शेयर्स को खरीदने के बाद रखा जाता है। तो यहाँ पर जो चार्जेस होते हैं उसे रखने के, वो बहुत ही लो होते हैं। मान लीजिए मैं लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहता हूँ, मैं 5 साल की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, चाहे वो शॉर्ट टर्म छोटे स्टॉक्स पे करूँ या बड़े स्टॉक्स पे करूँ, मीडियम स्टॉक्स पे करूँ या कोई बड़े स्टॉक्स पे करूँ जैसे कि रिलायंस हो गया, तो मैं उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता हूँ, तो वो मेरे कहाँ पर रह गए, वो डीमैट अकाउंट में रह गए। तो उनकी जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। और उसे हम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं फ्रॉम, मतलब मान लीजिए कि मेरा कोई भाई है, मैं उसे ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो उन सिक्योरिटीज़ को आप ईज़िली ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने डीमैट से दूसरे डीमैट में। और अगर शेयर में कोई स्प्लिट हो गया या कोई बोनस हो गया, तो वो खुद ब खुद अपना आप ही जो है ऑटोमेटिकली वहाँ पर आपके अकाउंट में अपडेट हो जाएगा। और सबसे बढ़िया चीज़ है कि आपको कोई टेंशन नहीं होगी वहाँ पर कि आपके शेयर्स खो गए, आपका सर्टिफिकेट खो गया, ये कुछ नहीं। जैसे कि पहले होता था, मान लीजिए आपने शेयर्स खरीद लिए, आपको पेपर मिला, पेपर खो गया तो आपको टेंशन हो जाएगी, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे नहीं जाते थे, बट अब डीमैट में रखे जाते हैं, तो खोने की भी कोई टेंशन नहीं है। और एक तरीके से बहुत ही आसान और एक सिंपल तरीका है। तो ये थे डीमैट अकाउंट के बारे में जानकारी। हाउ डज वन मेक प्रॉफिट थ्रू शेयर मार्केट? अब शेयर मार्केट से कोई इंसान पैसे कैसे बना सकता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए, हमने ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में समझ लिया, हमने जो है डीमैट अकाउंट के बारे में समझ लिया, हमने अपने बैंक अकाउंट के बारे में समझ लिया। अब स्टॉक मार्केट से आप पैसे कैसे बना सकते हैं उसके बारे में समझे। मेजरली थ्रू कंपनी परफॉर्मेंस, यानी कि अर्निंग एंड प्रॉफिट, कॉल्ड डिविडेंड, बोनस, रिवॉर्ड एंड थ्रू ट्रेडिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटीज लाइक स्टॉक एंड बॉन्ड। तो यहाँ पर तीन चार तरीके हैं। मान लीजिए हम किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं और उस स्टॉक को हमने 100 रुपये में लिया, ठीक है। मैंने इन्वेस्टमेंट करी है 1 साल के लिए, मैंने 100 रुपये का स्टॉक खरीदा। स्टॉक खरीदने के बाद 1 साल के बाद उस स्टॉक का जो प्राइस है वो करीबन 130 या 140 रुपीज़ पहुँच गया, ठीक है। तो यानी कि 40 पॉइंट ऊपर बढ़ गया, यानी कि 40% वो ऊपर बढ़ गया। तो मैंने खरीदा कितने का? 1 लाख रुपए का खरीदा था। 1 लाख रुपए का खरीदा था। एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? 100 रुपये की। और वो बढ़ कितना गया 1 साल बाद? 140, यानी कि 40% बढ़ गया। तो मुझे टोटली जो प्रॉफिट हुआ है वो 40,000 का हुआ है, पहली बात। अब कंपनी का जो परफॉर्मेंस होता है वो क्वार्टरली बेस पे भी होता है, ईयरली बेस पे भी होता है, हाफ ईयरली बेस पे भी होता है। एवरी क्वार्टरली जो है कंपनी जो है अपने रिजल्ट देती है हर 3 महीने के बाद। तो अपने रिजल्ट देने के बाद कि 3 महीने का प्रॉफिट ये रहा है, तो अगर कंपनी को 3 महीने के परफॉर्मेंस में प्रॉफिट हो रहा है तो कंपनी क्या करती है, ऐसे में बोनस प्रोवाइड करती है या फिर डिविडेंड प्रोवाइड करती है। रिवॉर्ड्स जो है वो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को पास देगी, या बोनसेस जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को देगी, बट शेयर होल्डर को वो देती है डिविडेंड, क्योंकि अर्निंग अच्छी हुई है तो वो डिविडेंड देती है। तो कंपनी बोलती है, मान लीजिए मेरे पास 1 लाख के शेयर्स थे, 1 लाख के मैंने शेयर्स खरीदे थे, 100 रुपये का रेट था, तो यानी कि मेरे पास कितने शेयर्स हो गए? 1000 शेयर्स हो गए। 1 साल के बाद वो 140 हो जाते हैं, 140 रुपये का पर शेयर हो जाता है। तो वो जो 40 रुपये का 40% का मुझे प्रॉफिट हुआ वहाँ पर। अब कंपनी कहती है कि हर क्वार्टरली में कंपनी ये कहती है कि पहले क्वार्टर में कंपनी ने कहा कि 2 रुपये पर शेयर, जितने भी आपके पास हो गए उस पर 2 रुपये मिलेंगे आपके पास, एक शेयर के ऊपर 2 रुपये। तो पहले क्वार्टर में ये कहा, कंपनी ने 2 रुपये का डिविडेंड दिया। दूसरे क्वार्टर में कंपनी को प्रॉफिट होता है, कंपनी फिर आपको कहती है कि 5 रुपये पर शेयर। तो यानी कि पहले क्वार्टर में 2 रुपये का, दूसरे क्वार्टर में 5 रुपये का, तीसरे क्वार्टर में कंपनी को परफॉर्मेंस अच्छा रहता है और कंपनी दो रुपये का पर शेयर का डिविडेंड देती है, तो 2 रुपये ये हो गए। तो यानी कि पहला 2, फिर दूसरा 5 और तीसरा 2। और लास्ट के क्वार्टर में कंपनी जो होते हैं, क्योंकि ईयरली होता है तो कंपनी वहाँ पर थोड़ा अच्छा दे देगी, मे भी चांसेस है, क्योंकि जिस तरीके से 140 तक पहुँचा, 40% बहुत होता है। कंपनी का प्राइस भी बहुत अच्छा खासा, अर्निंग पर शेयर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो कंपनी जो है यहाँ पर चौथा डिविडेंड प्रोवाइड करती है आपको। मान लीजिए कि कंपनी यहाँ पर आपको 10 रुपये देती है पर शेयर पे,
तो आपको 2 और 5 7 और 2 9 और प्लस 10 यानी कि 19 रुपए पर शेयर के बेस पे आपको डिविडेंड प्रोवाइड करती है। अब आपके पास कितने शेयर्स थे? 1000 शेयर्स थे। उस 1000 शेयर्स पे आप क्या करोगे? अब 1000 इंटू 19 यानी कि 19,000 रुपये। तो टोटली जो कंपनी ने आपको डिविडेंड प्रोवाइड करा वो 19,000 का प्रोवाइड करा 4 क्वार्टर्स में, पहला क्वार्टर, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो साल के हर 3-3 महीने के बाद कंपनी ने जो टोटल प्रॉफिट आपको डिविडेंड प्रोवाइड करा वो 19% यानी कि 19 रुपए का करा, 19 पर शेयर के बेस पे करा। आपके पास 1000 शेयर्स थे तो 19 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 19,000 रुपये आपको वहाँ से मिल गए, प्लस 40,000 रुपये जो आपका शेयर ने परफॉर्मेंस करी यानी कि 40,000 वहाँ से मिल गए। 19 और 40 आपके पास हो गए 59,000। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे, 19,000 का आपको डिविडेंड मिला, 40,000 का आपको स्टॉक के अंदर एक बुलिशमेंट मिली, तो टोटल 59,000 का आपको प्रॉफिट हुआ है। इस तरीके से मार्केट के अंदर पैसा कमाया जाता है। अब आगे बढ़ेगा और थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट कि व्हाट मेक्स अ स्टॉक मार्केट अप एंड डाउन। तो स्टॉक मार्केट ऊपर और नीचे कैसे जाती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लीजिए हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो कभी उसके प्राइस नीचे होते हैं, 2-4 दिन बाद उसके प्राइस ऊपर होते हैं, तो ये समझने की बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी है। तो उसका मेन रीज़न होता है डिमांड एंड सप्लाई। जैसे जैसे चीज़ों की डिमांड बढ़ती रहेगी, अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं उसकी सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक तरीके से, डिमांड एंड सप्लाई। तो बेसिकली मान लीजिए जस्ट वाई इज़ गैस सो एक्सपेंसिव। अब मान लीजिए गैस की बात है, गैस की बात करेंगे तो हमारे पास गाड़ियाँ हैं, मान लीजिए बहुत सारी गाड़ियाँ आती है, उनकी जो डिमांड है वो बढ़ रही है, गाड़ियों की डिमांड बढ़ रही है। अब गाड़ियाँ चलेगी कैसे? गैस के बलबूते पे, यानी कि गैस का सप्लाई बढ़ रहा है तो प्राइस खुद पे खुद फ्लक्चुएट होगा, प्राइस खुद पे खुद हाई होगा। यानी कि इफ डिमांड इज हाई, सप्लाई इज हाई, देन द प्राइस हैज़ टू बी हाई। डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ रहे हैं तो यानी कि प्राइस खुद पे खुद बढ़ेगी। अब थोड़ा जैसे समझेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टॉक एक्सचेंज, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो स्टॉक मार्केट के अंदर या स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अफेक्ट करते हैं, तो उन चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहला इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आपको पता ही है कि इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज़ है कि ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं गिरती जा रही है और खर्च बढ़ते जा रहे हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट एक वजह मानी जाती है। टर्म्स ऑफ ट्रेड, एक तरीके से जो ट्रेडिंग के टर्म्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट के अंदर एक फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं एक्सचेंज रेट को। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, अगर मान लीजिए किसी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है और वहाँ पर कहीं ना कहीं अप एंड डाउन हो रहा है या झगड़े हो रहे हैं, कोई जो स्कीम्स निकलनी थी वो स्कीम्स में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो है टांग अड़ा रही है, तो वहाँ पर भी थोड़ा प्रॉब्लम आते हैं। और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस यानी कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ग्रोथ लेवल जो है, जीडीपी जो है वो कहीं ना कहीं अच्छी नहीं आ रही है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। पब्लिक डेप्थ की बात करेंगे। फिर इंटरेस्ट रेट यानी कि जो मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर जो है एसटीटी टैक्स, सेबी टैक्स और फिर दूसरे अदर चार्जेस जो सेबी या जीएसटी या जो भी चार्जेस है, एसटीटी या ब्रोकरेज, ये सब चीज़ें जो है दे आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टॉक एक्सचेंज रेट। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल दी है 2017 के बारे में, हायर रिकरिंग डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट 2017 के बारे में। तो पोस्ट ऑफिस आरडी रेट जो है 7.10% के मुताबिक बताया था 5 साल का। आईसीआईसी बैंक का जो रिकरिंग डिपॉजिट था वो करीबन 6.75 के करीब था। एसबीआई का रिकरिंग रेट जो था वो 6.50 था परसेंट, यानी कि 1 ईयर टू 455 डेज के लिए। और एचडीएफसी का रिकरिंग डिपॉजिट रेट जो था वो 6.75% के लिए था 1 साल के लिए। तो ये कुछ डेटा दिया गया 2017 के बेस पे। अब पॉलिसी और ह्यूमन इसमें क्या होता है, व्हेन टू इन्वेस्ट और नॉट।
मतलब कौन सा सही टाइम है कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए मार्केट के अंदर, क्या वाकई ये सही टाइम है, या हमें वेट करना चाहिए कि मार्केट को थोड़ा करेक्ट होने दो, मार्केट को थोड़ा गिर जाने दो, उसके बाद शेयर्स भी सस्ते हो जाएंगे। क्या रियली ऐसा होता है, उसके बारे में समझिए। तो कहते हैं कि जब मार्केट नीचे जाती है, मार्केट नीचे जाती है तो सब भागते हैं, और मार्केट जब ऊपर जाती है तब सब उसके पीछे भागते हैं। बट कभी कभी वाइस वर्सा भी हो जाता है कि मार्केट जो है जब बुलिश हो रही होती है, लोग कहते हैं कि अभी रुक जाते हैं, और जब गिर रहे होते हैं जो समझदार लोग होते हैं वो सस्ते रेट पे चीज़ों को, शेयर्स को खरीदते हैं। ठीक है, ये भी एक वजह है। तो अब मार्केट की कंडीशन समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये एक बुल है, ठीक है, और ये एक बियर है। अब बुल्स का मतलब है कि मार्केट का ऊपर जाना, और बियर्स का मतलब है कि मार्केट का नीचे गिरना। अब पहले बुल्स को समझेंगे। बुलिश कैरेक्टरिस्टिक्स आर व्हेन द मार्केट इज शोइंग कॉन्फिडेंस, प्राइस इंक्रीजेस एंड मार्केट इंडिकेटर राइज। कंडीशन, अनएम्प्लॉयमेंट इज लो, स्टॉक राइजिंग, प्राइस गोइंग अप। ठीक है, तो बुल्स का मतलब हो गया, बुलिश का मतलब हो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी होती है कि मार्केट कॉन्फिडेंस दिखा रही है, प्राइसेस जो है वो खुद ब खुद इंक्रीज हो रहे हैं, और जो मार्केट के इंडिकेटर्स है वो खुद पे खुद ऐसा राइज हो रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि मार्केट काफ़ी बुलिश रहेगी। कंडीशंस क्या होती है उनके, कंडीशंस ये होती है कि एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है वो बहुत लो हो गया है, काफ़ी लोग के पास एम्प्लॉयमेंट है, और अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होता जा रहा है एक तरीके से, ये ऐसी बात हो गई। जो स्टॉक के प्राइस है वो खुद ब खुद इतने राइज होते जा रहे हैं, इतने राइज होते जा रहे हैं, तो बुलिश मार्केट है। प्राइस जो है वो खुद ब खुद बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं एक तरीके से। अब बात करेंगे बियर की, बियरिश। प्राइस hover at the same level and then go down. Indices fall and volumes are stagnant. Condition, unemployment is high. Stock decreasing, price going down. तो बेरिश में क्या होता है कि मार्केट के जो लेवल्स है वो गिर रहे हैं, और जो इंडिसेस है यानी कि निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेस हो गया, वो गिर रही है। ठीक है, वॉल्यूम जो है वो स्टैग्नेंट हो गए, यानी कि अटक गए एक तरीके से, लोग बाग ट्रेड नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। और इसकी कंडीशंस क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है वो हाई होता जा रहा है, स्टॉक जो है डिक्रीजिंग में है, और प्राइसेस खुद ब खुद बहुत गिरते जा रहे हैं, तो उसे हम बियरिश बोलते हैं। तो हाई होप कि आप बुलिश और बियरिश के बारे में समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंडिसेस के बारे में। स्टॉक मार्केट इंडिसेस। अब ये इंडेक्स किसे बोलते हैं, इंडेक्स है क्या? इंडेक्स सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इंडेक्स जैसे कि निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, और सेंसेस हो गया, उसको हमें इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, वो भी आस्ते आस्ते आगे बताऊंगा कि निफ्टी 50 किसे कहते हैं, बैंक निफ्टी किसे कहते हैं, सेंसेस किसे कहते हैं। तो पहले स्टॉक मार्केट इंडेक्स को समझने। स्टॉक मार्केट इंडेक्स इज अ मेथड ऑफ मेजरिंग अ सेक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट। Many indices are cited by news or financial services firm and are used as benchmark to measure the performance of portfolios such as mutual funds. Stock market indices are calculated using free float market capitalization. A stock market index act as an indicator for the performance of economy or a sector of economy. तो स्टॉक मार्केट एक इंडेक्स क्या है, वो एक ऐसा मेजरिंग करने का है जिसमें ये पता लगता है कि जो हमारी एक्टिविटीज़ है, या हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज है, या किसी बेंचमार्क को हमने मान के चला है, तो उस पर परफॉर्मेंस क्या हो रहा है, उसके अंदर म्यूचुअल फंड्स का परफॉर्मेंस क्या है, उसके अंदर इंडिसेस का एक तरीके से परफॉर्मेंस कैसा है उनका। ठीक है, स्टॉक मार्केट इंडिसेस फ्री, उनको कैलकुलेट कैसा करा जाता है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर। ठीक है, स्टॉक मार्केट इंडिसेस को कैलकुलेट करा जाता है। स्टॉक मार्केट इंडेक्स एक्ट एज द इंडिकेटर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। तो स्टॉक मार्केट इंडेक्स जो है वो बताती है कि इकोनॉमी ऊपर जा रही है या इकोनॉमी जो है नीचे जा रही है, कौन सा सेक्टर अच्छा कर रहा है, कौन सा सेक्टर बेकार कर रहा है, तो वो इंडेक्स के थ्रू हमें पता लगता है। ठीक है, अब आ जाते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। फ्री फ्लोट concept is an index construction methodology which make use of free float shares in the market and is used to calculate the market index. Free float market capitalization is the total worth of all the shares of a company
which are available for trading in open market. These shares are called free float shares and are available for trading by anyone. फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है, इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर जो है विच मेक यूज ऑफ फ्री फ्लोट शेयर्स इन द मार्केट एंड यूज टू कैलकुलेट द मार्केट इंडेक्स। मतलब इससे मार्केट के अंदर इंडेक्स के बारे में पता लगेगा, शेयर्स के मुताबिक इंडेक्स अप एंड डाउन जाएंगे। यहाँ पर एक तरीके से टोटल जिस तरीके से सारे कंपनीज के शेयर्स खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं, उससे निफ्टी 50, निफ्टी 100, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप और फिर बैंक निफ्टी, ये सब चीज़ों के अंदर बदलाव आता है। तो ये एक तरीके से ऐसा फ्लोट सर्विसेज है, फ्री फ्लोट, जहाँ पर कोई भी ट्रेड करते हुए नज़र आ सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 से स्टॉक सच एज X एंड Y। दो कंपनी के बारे में बात करी जा रही है, X एंड Y के दो स्टॉक्स के बारे में। कंपनी X हैज़ 10,000 outstanding shares, out of which only 5,000 are available for trading in open market. Market price of share is ₹100। अब 100 के बारे में देखो, स्टॉक के बारे में X, ठीक है, इशूड कितना करा था, सिर्फ 10,000, और मार्केट प्राइस क्या है, 100 रुपये। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है हमारा, 10 लाख रुपए। मार्केट कैपिटल कितना हुआ, 10 लाख रुपए हो गया। इसी तरीके से कंपनी वाई का बारे में बताया, 5,000 है और 2,000 जो है आर हेल्ड बाय प्रमोटर्स, रिमेनिंग 5,000 आर फ्री फ्लोट ओपन मार्केट शेयर्स। ओपन मार्केट शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जहां पर लोग उन्हें ओपनली खरीद सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। वो किसी के हाथ में नहीं होते, उन पर कोई भी ट्रेड कर सकता है। तो वाई के बारे में यहाँ पर इशूड बताया कि 5,000 है, मार्केट प्राइस जो है वो 50 का है, यानी कि तुम्हारा 2.5 लाख, यानी कि 2,50,000 रुपए की मार्केट कैपिटल है। सम ऑफ फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल ऑफ X एंड Y इज 5 लाख प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 6 लाख। अज्यूम मार्केट कैपिटल इज दिस 78, 79, 1978 टू 79 के बीच में इतना बताया। नाउ अप्लाई फार्मूला, यानी कि सेंसेस का इज इक्वल टू सम ऑफ फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल ऑफ 30 मेजर कंपनीज ऑफ BSE, X वैल्यू इज दिस डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू क्या था। तो अब बेसिकली यहाँ समझाया क्या चाह रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज यानी कि ओपन मार्केट के अंदर सिर्फ 5,000 है। ओपन मार्केट के जिस इशूड कितने थे वो अलग चीज़ है। इशूड X के अंदर अगर 10,000 इशूड थे और इशूड 10,000 थे और X के अंदर ओपन मार्केट यानी कि 10,000 के में से सिर्फ 5,000 ऐसे शेयर्स थे जिन पे पब्लिक जो है इन्वेस्टमेंट कर सकती थी, उन्हें ट्रेड कर सकते थे उनके ऊपर। यानी कि 5,000 जो बचे वो 5,000 में भी क्या तो प्रमोटर्स के हाथ में थे, क्या QIB के हाथ में थे या किसी और के हाथ में थे। बट जिस पे कंपनी में X कंपनी के अंदर अगर आपको शेयर्स खरीदने हैं वो ट्रेडेबल जो ओपन मार्केट के अंदर थे वो सिर्फ 5,000 थे और टोटल कितने थे, 10,000। मार्केट प्राइस कितना था, 100। टोटल मार्केट कैप कितना हो गया, 10 लाख का। अब ओपन मार्केट के मुताबिक यानी 5,000 कर सकते थे और मार्केट प्राइस 100 था, तो यहाँ पर कितने हो गए आपके, 5 लाख। इसी तरीके से वाई में, यहाँ पर वाई में 2,000 जो है वो सिर्फ 2,000 शेयर आर हेल्ड बाय प्रमोटर एंड रिमेनिंग 5,000 आर फ्री फ्लोट शेयर ओपन मार्केट। यहाँ पर 2,000 दिखा दिया और फिर 85 यानी कि ये। तो आपको समझ आया कि किस तरीके से यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इंडेक्स का एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। तो ये था एक इंडेक्स का एग्जाम्पल। तो बेसिकली यहाँ पर जो भी जितने भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, तो आपको फ्री फ्लोट समझा दिया मैंने, इंडेक्स समझा दिया, तो कैसे इसे यहाँ पर एक तरीके से लिया जाता है। तो ये इंडेक्स है। अब मैं एक और चीज़ आपको बताऊँगा यहाँ पर कि आपको समझ आएगी। मान लीजिए कि निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं। निफ्टी 50 में क्या होता है कि 50 बड़ी कंपनीज, हिंदुस्तान की 50 बड़ी कंपनीज या 50 बड़े स्टॉक्स जिनके मार्केट कैपिटल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उन 50 स्टॉक को निफ्टी 50 के अंदर डाला जाता है। मतलब निफ्टी 50 के अंदर वो 50 स्टॉक आएंगे। अब आ जाते हैं दूसरा एक इंडेक्स होता है आपका
बैंक निफ्टी के अंदर जो है 12 बैंकिंग स्टॉक्स होते हैं, जैसे कि एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, और फिर तुम्हारा कोटक बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया। इसी तरीके से बड़े बड़े 12 या 13 जो स्टॉक्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, वो बैंक निफ्टी के अंदर आते हैं, ठीक है। और फिर तुम्हारा तीसरा हो गया सेंसेस। सेंसेस का जो बेंचमार्क होता है वो 30 का होता है। अब 30 का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पर बताया, सम ऑफ फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल ऑफ 30 मेजर कंपनीज ऑफ बीएससी। जो बीएससी के अंदर 30 मेजर कंपनीज है, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनीज है, जिसमें बैंकिंग स्टॉक्स भी हो गए और दूसरे अदर सेक्टर के भी स्टॉक्स हो गए, तो वो सेंसेस होता है, जिसमें 30 यानी कि बीएससी के ऊपर वो चलता है। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि सेंसेस जो चलता है वो बीएससी के बेस पे चलता है, निफ्टी जो होता है वो हमारा एनएससी के बेस पे चलता है। तो हमेशा ये बात याद रखना कि निफ्टी 50 जो है वो किस पे चल रहा है, एनएससी पे चल रहा है। एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का उसका बेंचमार्क है। और जो हमारा सेंसेस है वो बीएससी के बेस पे चलता है, जहाँ पर 30 कंपनीज होती है, ठीक है। 30 बड़ी बड़ी कंपनीज, यानी कि उन 50 में से भी छटम छाटने के बाद सिर्फ 30 कंपनीज बचती है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने ये पढ़ा कि स्टॉक मार्केट के अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं और किस तरीके से हम स्टॉक मार्केट के अंदर कैसे खरीद सकते हैं, कैसे बेच सकते हैं, और बीएससी किसे कहते हैं, एनएससी किसे कहते हैं, और शेयर्स किस तरीके के होते हैं, क्या क्या चीज़ों में यानी कि शेयर्स खरीद सकते हैं, कंपनी कैसे डिविडेंड प्रोवाइड करती है, किस तरीके से प्रोवाइड करती है, और हम कैसे शेयर मार्केट के अंदर पैसा कमा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, और आगे भी ऐसी वीडियोस आती रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और देखिए बहुत मेहनत लगती है ये सब वीडियोस बनाने के लिए। ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है, किसी भी स्टॉक के बारे में मैं यहाँ पर कोई रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ। अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर से बात कीजिए और उसी के बेसिस पे आप अपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशंस नहीं है किसी भी स्टॉक को लेके, सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए मैंने वीडियो बनाई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।